G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वैश्विक नेताओं के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अन्य नेता आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दूसरे दिन हिसार के 7 रोड खास मिर्जापुर और बहबलपुर गांवों में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकतर का मौके पर ही किया निपटान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं और ये सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिना मिलानी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। उनका स्वागत कृषि एवं विकास कल्याण राज्य मंत्री ने किया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कार्मन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देर रात नई दिल्ली पहुंचे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिखर सम्मेलन में इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं कल यानी 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसों पर गुरुवार मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड, यात्री आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने पर प्रतिबंध है। वहीं भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को गुरुवार रात 9 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित जोन घोषित भी कर दिया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जियां, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले माल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। G20 की मेजबानी के लिए भारत अतिथि देवो भव की संकल्पना के साथ सदस्य देशों के अतिथि सत्कार के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य व कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण खनिज की भूमिका G20 के जरिए भारत को वैश्विक लीडर बनाने की सार्थकता के विषय पर अपने विचार रखे। पहले एक जमाना था, भारत का ओपिनियन दुनिया में बहुत इसका इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन उस समय से आज तक अगर आप देखते हैं तो इस 9 साल में तो इतना तो देश बदल गया है कि बिना भारत के ओपिनियन, विदाउट द ओपिनियन ऑफ इंडिया, कोई वैश्विक मंच पर डिस्कशन कंक्लूड नहीं होता है, डिसीजन पर नहीं आते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम इज ऑल्सो वेरी वेल एक्सेप्टेड। G20 का जो हम आतिथ्य कर रहे हैं, वो आतिथ्य तो एक हिस्टोरिकल है। नहीं, क्रिटिकल मिनरल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पहली बार मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया। क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा है भारत में, ये भी निर्णय नहीं हुआ था।
टोटल 30 मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई करके उसका लॉ में अमेंडमेंट लाके उसका रूल भी बना के आज पब्लिक डोमेन में है। और इसका ये 30 मिनरल्स का ऑक्शन भारत सरकार करेगा। वी विल ऑक्शन इट एंड रेवेन्यू विल गो टू द स्टेट। और जहाँ तक वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स इज लिथियम। हमारे पास अभी 2 लिथियम मिनरल्स का ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किया है। एक तो G4 लेवल पे है, एक तो G3 लेवल पे है। तो उसका ऑक्शन अभी हम करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। उससे पहले अगर मैं इसका अमेंडमेंट का जिक्र करूं तो मानसून सेशन अगस्त 11 को संपन्न हुआ है और अभी रूल, दोनों के रूल अभी हमने ड्राफ्ट करके फाइनल करा दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों की कड़ी निंदा की है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें हिंदुत्ववादी होने पर गर्व है। अंग्रेज और मुगल भी हिंदुत्व को नहीं मिटा सके। कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को मिटाने की बात करें, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं और उसकी तुलना ना जाने किन किन चीजों से कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, हिंदुत्व को हटाने का, मिटाने का प्रयास किया। जो सदियों से नहीं हो पाया, वे घमंडिया गठबंधन के लोग क्या कर पाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता के योग्य होना। हालांकि साक्षर और शिक्षित होने में फर्क है। शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री विशेष होती है और साक्षर व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई डिग्री हो। दुनिया में कोई भी नागरिक असाक्षर ना हो, इसके उद्देश्य से साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। पढ़ना लिखना आने पर व्यक्ति की उन्नति होती है, साथ ही समाज और देश का भी बेहतर विकास होता है। साक्षरता दिवस के मौके पर पढ़ने लिखने की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करें, उन्हें साक्षरता के लाभ के बारे में बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जनसंवाद के दूसरे दिन हिसार जिले के सातरोड खास, मिर्जापुर और बहबलपुर गांव में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। मुख्यमंत्री ने सातरोड खास गांव में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में जो गांव शहर की सीमा में शामिल हो गए हैं, सरकार उनके खेतों के रास्ते को पक्का करने की योजना पर काम कर रही है। अमृत योजना का बचा हुआ कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सातरोड गांव के लिए सामुदायिक भवन के लिए भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के लिए स्टेडियम की एक पॉलिसी बन रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। हरियाणा में भी आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भयमुक्त और भ्रष्टाचार रहित शासन देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसका यही प्राथमिक लक्ष्य है। अगर ज्वाइन कर गया तो 6 महीने में बाहर निकलना ही हमारा काम है और उसके बाद वो 3-4 साल तक बीमार हो जाएगा। सुनिए, वो बाहर हो जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, खिलाड़ियों में हमने 1582 खिलाड़ियों को नौकरी दी और उसमें से तो लगभग 450 ऐसे थे नकली सर्टिफिकेट ला करके वो नौकरी ले गए। आखिर वो विषय हमने चेक किया, सारे उनको बाहर कर दिया है और फिर उसके बाद नीचे वाले और थे उनको सबको नई लिस्ट बना करके उनको नौकरी देने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के जन्म उत्सव पर हिसार स्थित बिश्नोई मंदिर में भी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु जम्भेश्वर ने हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। प्रदेश में किसी एक बड़े संस्थान का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम पर रखा जाएगा। हिसार रेलवे स्टेशन का नाम भजन लाल के नाम पर रखने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए रेलवे विभाग को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिसार के मटका चौक
चौक का नाम चौधरी भजनलाल के नाम पर रखने की भी घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार जिले के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहन का तोहफा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव वासियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बरवाला के गांव बहबलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की परेशानी को देखते हुए हिसार प्रशासन को ये निर्देश दिए थे कि जिन दिव्यांगजनों के हाथ दुरुस्त हैं उन्हें साधारण ट्राईसाइकिल के स्थान पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ही दिए जाएं, ताकि उन्हें गर्मी तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में आवागमन के लिए हाथ से ट्राईसाइकिल ना खींचनी पड़े। इस घोषणा को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन नारनौद के गांव गुराना में 2 दिव्यांगों को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल दिए। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वे गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वे उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। कोशिश करूँगा कि गाँव तक बाहर भी पढ़ने जा सकूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गाँव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी, मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फ़ायदा वहाँ मैं टाइम से पहुँच सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने अपनी वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। इसरो द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में अंतरिक्ष यान द्वारा अपने कैमरे से लिए गए यान के एक भाग का चित्र दिखता है। इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी भी दिखता है, जो सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। वीडियो में सूर्य की रोशनी से प्रकाशित धरती के एक गोलार्ध का चित्र और एक सफेद बिंदु के रूप में चंद्रमा भी नजर आ रहा है। आदित्य L1 अभी अपनी कक्षा बदलने और ऊपर उठने की प्रक्रिया में है। L1 पॉइंट तक पहुंचने की 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में अंतरिक्ष यान को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्ति समिति गठित की है। इससे पहले यह कार्य एक तदर्थ समिति कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधी कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। नई समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद किया गया है। नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों का नामांकन और नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। रेल मंत्री की उपस्थिति में गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। समझौता ज्ञापन के बारे में रेल मंत्री ने कहा, गति शक्ति विश्वविद्यालय उद्योग के साथ करीब से करे काम। भारत और नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत। नेपाल के नागरिक अब भारत के UPI के माध्यम से सभी ई-वॉलेट सेवा का कर सकते हैं उपयोग। हरियाणा के नूंह जिले में आयोजित G20 शेरपाओं की चौथी बैठक कल हुई संपन्न। बैठक में शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम मसौदा किया गया तैयार। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन US ओपन टेनिस के पुरुष युगल के फाइनल में पहुंचे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।